से सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक पाकिस्तान के विषय पर। मैंने कल रात भी चर्चा की थी, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आज निकल कर आए। मैं जी न्यूज़ पर डिबेट में था पाकिस्तान इशू को लेकर। उसमें पाकिस्तान पीटीआई के सदस्य थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदस्य थे, दो पत्रकार भी थे, हिना चौधरी और एक और सज्जन। और वहाँ पर जो दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने ये कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी और आरएसएस के डायरेक्शन पर पीटीआई कर रही है। अब बीजेपी आरएसएस के डायरेक्शन पर पीटीआई कर रही है। अब इस पर दोनों की बहस हो रही थी। वो उसको एजेंट बता रहे थे, वो उसको एजेंट बता रहे थे। यानी कि मुस्लिम लीग के सदस्य और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी दोनों एक दूसरे को आरएसएस और बीजेपी का वो बता रहे थे कि एजेंट हैं। मैंने तो बड़ी खूबसूरती से बात सुनी। मेरे से जब दीपक चौरसिया ने पूछा कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के एजेंट है, तो मैंने कहा कि बीजेपी के लिए साधुवाद कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो ये क्लेम करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर भी अपने एजेंट तैयार कर लिए, अपने लोग तैयार कर लिए। और पाकिस्तान में अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि वहाँ की सरकार ने क्लेम किया है, ये करवाने में सक्षम है, तो फिर मैं कहता हूँ कि भारत में उसका स्वागत होना चाहिए, भारत में उसको साधुवाद कहना चाहिए। हुआ क्या? पाकिस्तान में तीन संविधान बन चुके हैं। पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो जिन्ना ये सोचकर किया था कि वो हिंदुस्तान को फतेह करेगा, इसलिए उसने दो ही चीज़ें तैयार करी। या तो आर्मी तैयार करी लड़ने के लिए, या कबायली। आपको याद है 1947 में जिस समय पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, उस समय यूएनओ मैटर गया। तो यूएनओ में जब हमने कहा, यूएनओ में मतलब नेहरू जी ने जो संदेश दिया, उसमें कहा कि भाई पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे यहाँ इन्फ्लिटेटर है, हमारे यहाँ वो हमारी सॉवरेंटी चैलेंज कर रहा है, आप उसको रोको, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप इंटरनेशनली सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेवारी बनती है कि वो रोके। इस पर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था, वो जवाब आज याद आता है। पाकिस्तान ने उसमें जवाब दिया था कि पाकिस्तान सरकार ने या पाकिस्तान के हमलावरों ने, पाकिस्तान के जो फौज है, उसने कोई एग्रेशन हिंदुस्तान के अंदर नहीं किया। ये तो जम्मू कश्मीर के कबायली लोग हैं, जम्मू कश्मीर के कबायली लोग हैं जिन्होंने वहाँ विद्रोह कर दिया है और वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, वो स्वतंत्र जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। ये बात पाकिस्तान ने ऑफिशियली कही थी। तो उसमें जो यूएनसीआईपी बना था, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, उसने अपने रेजोल्यूशंस में कहा कि नहीं, ये बात गलत है, पाकिस्तान की आर्मी ही कबायली रूप में हिंदुस्तान में घुसी है और हिंदुस्तान में एग्रेशन किया है। इसलिए अभी यहीं पर सीज फायर कर दो, पहले डिसाइड कर लें कि जम्मू कश्मीर क्या आगे की प्रक्रिया बताने की आवश्यकता नहीं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो कबायली लोग हैं पाकिस्तान के, वो जम्मू कश्मीर पर हमला करते हैं और हमला करके वो हिंदुस्तान को फतेह करना चाहते हैं। यानी कि ऑफिशियली आर्मी नहीं, आर्मी कबायलियों का रूप धारण करके ऐसा करना चाहती है। ये बात सामने आ गई। तो आप सोचिए कि जिस पाकिस्तान का निर्माण हिंदुस्तान फतेह करने के लिए हुआ हो, वो उसको क्या बोना था। उसको एक तरफ आर्मी लड़ाके तैयार करने थे, दूसरे कबायली रूप में लड़ाके तैयार करने थे। ये जो कबायली रूप के लड़ाके थे, इसकी खेती उन्होंने करनी शुरू कर दी, और वो खेती इतने बड़े स्तर पर हुई तो उसका वो स्पेंड कहाँ हो। तो आईएसआई के रूप में काम करना उसने शुरू किया। यानी कि आईएसआई जो पाकिस्तान की है, वो हिंदुस्तान में डिस्टर्ब करेगी, आतंकवादी बना कर भेजेगी, और आर्मी पीछे से बैकअप फायर करेगी, आर्मी उनको बैकिंग करेगी। तो अब लेकिन हिंदुस्तान में कितना खपा लोगे? जब तक युद्ध नहीं होता तब तक तो प्रत्यक्ष युद्ध करके उसने देख लिया। पहले 47 का किया, फिर 65 का किया, फिर 71 का किया। सब जगह उसको लगा कि नहीं, नाकाम हो रहे हैं, प्रत्यक्ष युद्ध में जीत नहीं सकते, आर्मी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान में डिस्टर्ब कर सके, हिंदुस्तान को फतेह कर सके। नतीजा निकला कि बांग्लादेश और टूट गया। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यानी कि गए तो थे हिंदुस्तान फतेह करने के लिए, लेकिन ओटन लगे कपास, और वो बांग्लादेश दे बैठे। बांग्लादेश अलग देश बन गया। अब इस मामले में जो आगे प्रक्रिया चली
वो ये हुआ कि अप्रत्यक्ष युद्ध कर देते हैं, तो यहाँ कारगिल कर दिया और बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, ये करना वो करना, भारत में सिनेमा इंडस्ट्री को कब्जा कर लेना, फिर भारत में ड्रग्स का धंधा करने के लिए दाऊद इब्राहिम को तय कर लेना। दाऊद इब्राहिम, अतीक और ये अंसारी जैसे लोगों को उसने देश भर में तैयार किया, कभी नफीस चौड़ा, तो कभी वो, कभी ये, तमाम तरह के। अब हिंदुस्तान को दहलाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई। ये पाकिस्तान का उद्देश्य था। लेकिन पाकिस्तान ने ना ही अपने यहाँ डेमोक्रेसी लानी थी, ना ही अपने यहाँ डेवलपमेंट करवाना था, ना ही अपने यहाँ काम करवाना था। ये भी सच है कि पाकिस्तान जो हिस्सा है उसमें संघ की शाखाएं, आरएसएस की, जो वो आरोप लगा रहे हैं, आरएसएस की शाखाएं आज़ादी से पहले बहुत विस्तार से काम करती थी। अडवाणी जी भी वहीं काम करते थे, बल्ला मधोक साहब वहीं काम करते थे, और बड़े बड़े जो सरकारों में यहाँ पर रहे वो संघ की शाखाओं को वहाँ लगाते थे। तो संघ का तो गढ़ रहा है पाकिस्तान, मतलब उस समय आबादी कम थी, बंटवारा इन्होंने कर लिया, तो संघ ने ये भी तय किया था कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेवारी बनती है। और संघ के उस समय के सरसंघचालक ने ये भी घोषित किया था कि जब तक आखिरी स्वयंसेवक, आखिरी हिंदू हिंदुस्तान में नहीं आ जाएगा तब तक संघ वहाँ से नहीं हटेगा, संघ वहाँ पर लगा रहेगा। और अंतिम क्षण तक संघ सबको, भारत में जितने आना चाहा वो आए, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी संघ ने ली। ये संघ की ताकत उस समय हुआ करती थी। लेकिन अब उन्होंने जब ऐसा करना नहीं था कि वो पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट करना, अलग देश बनाना, क्योंकि मजहब के आधार पर अगर पाकिस्तान बनता तो बांग्लादेश अलग नहीं हो जाता। मजहब केवल एक बहाना था, पाकिस्तान निर्माण करना उद्देश्य था। पाकिस्तान निर्माण करके हिंदुस्तान को फतेह करना उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे, मुगलिया शासन भारत में लागू कर देंगे। परिणाम हम सब ने देखे कि उनका संविधान बना, पहले तो इंतरिम संविधान बना, इंतरिम संविधान से चलते चलते 56 में उन्होंने नया संविधान बना लिया, 56 के संविधान के बाद 62 में फिर से संविधान बनाया, 62 के संविधान के बाद 70 में फिर संविधान बनाया। आप सोच लीजिए कि वो कितने संविधान लगातार बनाते चले गए। कारण क्या है? कारण संविधान बनाने का ये था कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे कि पाकिस्तान को चलाए कैसे। उधर अमेरिका का उनको साथ मिल गया, और अमेरिका उस समय पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत किसी तरह से उठकर खड़ा ना हो जाए, क्योंकि चाइना इतना स्ट्रांग हुआ नहीं करता था। तो उनके सामने सबसे बड़ा खतरा उस समय भारत था, और भारत की पोटेंशियल को अंग्रेज जानता था कि वो हिंदुस्तान उठकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसका मानना था कि हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान परमानेंटली रहना चाहिए जो डिस्टर्ब करे। तो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में पाकिस्तान को वो सपोर्ट करते रहे। ये बात स्वयं इमरान खान ने अमेरिका में कबूली थी कि अफगानिस्तान में ये किया। अच्छा, क्या है कि जो लड़ाके तैयार किए थे, आर्मी तैयार की थी, आर्मी तो बॉर्डर पर खैर है, लेकिन लड़ाके तैयार करे थे, इनको सप्लाई कहाँ करें? सप्लाई अलकायदा में कर दिया, सप्लाई उन्होंने तालिबानियों को कर दिया, सप्लाई उन्होंने अफगानिस्तान को कर दिया, और संसार के जिन देशों को आतंकवादियों की ज़रूरत थी उन्होंने यहाँ तैयार किए और उनको दे दिए। वो इनको तैयारी करना या आतंकवादी नहीं कहते, वो इनको मुजाहिदीन कहते हैं। वो अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, ये कौम के लिए, इस्लाम के लिए, पता नहीं क्या क्या मुजाहिदीन तैयार कर रहे थे। हम उनको, पूरा विश्व उनको वो कहता है कि ये आतंकवादी हैं, वो कहते हैं ये मुजाहिदीन हैं, ये तो मतवाले हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये भी पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि जिन जिन लोगों ने लाहौर हाईजैक, या जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की, अब भारतीय जनता पार्टी की 2.0 यानी कि मोदी जी की 2.0 सरकार बनने के बाद टारगेटली वो मारे जा रहे हैं, वो एक एक करके वहां खत्म हो रहे हैं। ऐसी भी सूचना है कि 14 से 15 लोगों की हत्या हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अब वो पाकिस्तान के अंदर हत्या हो चुकी, उन्होंने इल्जाम भारत पर लगा दिए, भाई ये तो भारत के दोषी थे, और भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिए। ये भी बात है कि एक आध घटनाएं ऐसी हुई भी, जब हमने एयर स्ट्राइक किया, जब हमने यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक किया और आतंकवादियों को घुसकर, अभी कुछ 2-3 दिन पहले की घटना है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकवादी भारत के विरुद्ध काम कर रहे थे उनको मारा। लेकिन उन्होंने फिर अच्छा सा भारत मोदी जी को प्रेजेंटेशन दिया, और उस प्रेजेंटेशन में मोदी जी के नाम सारे बिल फाड़ दिए और कहा ये 14-15 लोग जो मारे गए हैं वो हिंदुस्तान के लोगों ने आदमी तय करके वहाँ पर ऐसा करवाया। ये उन्होंने आरोप लगा दिए। अब आप सोचिए, जब आपने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, चूंकि आपने कुछ बोया ही नहीं, आपने अवाम के रूप में नफरत पैदा करवाई, आपने आर्मी के रूप में नफरत पैदा करवाई, और अब मोदी जी के बैठने के बाद पाकिस्तान का जब
जब अर्थ कनेक्शन टूट गया, अमेरिका ने मदद करनी बंद कर दी, और देशों ने मदद करनी बंद कर दी, इस्लामिक देशों ने मदद करनी बंद कर दी, अफगानिस्तान ने अपना नाता तोड़ लिया, उन्होंने कहा कि हमारा रुपया ज़्यादा स्ट्रांग है तुम्हारे डॉलर, तुम्हारे रुपये से, पाकिस्तानी रुपये से। तो फिर पाकिस्तान जब बर्बाद होने की सिचुएशन में आया तो हम सब जानते हैं कि जा खाए बौराए जा पाए बौराए, कनक कनक के सौ गुने, जा खाए बौराए जा पाए बौराए। तो जो खाने से बोरा जाता है पानी से बोरा जाता है। अब वो जो 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 खा लिया उन्होंने जहर, जो धतूरा खाया, जो धतूरा खाकर बलिष्ठ बनाने की कोशिश करी हिंदुस्तान फतेह करने के लिए, वो किसके खिलाफ खड़े होंगे जब उनमें आपस में झगड़ा होगा? तो आर्मी और अवाम आमने सामने आ गई, भले ही वो बहाना इमरान खान रहे हों। इसका जिम्मेदार कौन? आपने नफरत बोई है तो काटेगा कौन? नफरत आपने बोई है तो आप ही नफरत काटेंगे। चूंकि आपने पाकिस्तान का निर्माण ही नफरत के लिए किया था, हिंदुस्तान फतेह करने के लिए किया था, इसलिए आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंसा हो रही है तो इल्ज़ाम भारत पर लगा दो। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी की ये पॉलिसी, मोदी जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को संसार से अलग थलग करवाया, मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में घूमकर पाकिस्तान की नैया डुबोई है, उसका परिणाम ये है कि आर्मी के ऊपर पूरे देश में हमले हो गए। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको कहना था, सच्चाई बयान कर गए कि ये जो मोदी जी हैं या जो आरएसएस है या जो बीजेपी है, वो तहरीके इंसाफ पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी पीटीआई जो है वो मोदी जी के रूप में काम कर रही है। भैया, मोदी जी ने परिस्थितियां बनाई होंगी, मैं मानता हूं। मोदी जी ने विश्व भर से आपका नाता कटवाया, मैं मानता हूं। आपको विश्व भर में एक्सपोज किया, ये भी मैं मानता हूं। आपकी जो गतिविधियां थी, चूंकि आप कुछ प्रोडक्ट बनाते नहीं हो, आप वहाँ हल्दी नहीं उगाते, आप वहाँ खाना नहीं उगाते, आप वहाँ कोई टेक्निकल काम नहीं करते, आप विश्व का कोई ऐसा उद्योग नहीं चलाते जिससे आपके पास कुछ करेंसी आ सके, जिससे आप चल सकें। हाँ, आवाम के बारे में अगर कहा जाए तो आवाम तो ये कह सकती है कि वो खुश है, क्योंकि उसके सिर के ऊपर तो इस्लाम का जादू छुड़वा दिया है आपने, उसको इस्लाम 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 भर दिया है। और आपका जो फेवरेट फार्मूला हमेशा से रहा कि हिंदुस्तान फतेह करेंगे, 700 वर्ष, 600 वर्ष, 500 वर्ष, 300 वर्ष शासन किया है, फिर से शासन करेंगे, और इसलिए कायदे आजम जिन्ना ने आपको बनाया और पाकिस्तान बनाया था हिंदुस्तान फतेह करने के लिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बड़ी संख्या में यही समझाया गया कि हिंदुस्तान पर इस्लामी परचम फहराना है, इसलिए उसका इंडियन मॉडल दिखाई पड़ता है। वो आप देख ही पा रहे हैं कि केरला स्टोरीज में उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार केरला में हिंदू बच्चियों को, क्रिश्चियन बच्चियों को कन्वर्ट करके सेक्स स्लेव वहाँ बनाया जा रहा है, नहीं तो उनको बॉम्ब बनाया जा रहा है। ये उनकी पॉलिसी पूरी हो रही। लेकिन भैया, आप जो गड्ढा खोदोगे उसमें कौन गिरेगा? आप गड्ढा खोदे और आपकी इकोनॉमी जैसे थोड़ी सी चरमराई, उसमें आप स्वयं गिर रहे हैं, क्योंकि दोनों आर्मी और आवाम दोनों ने आपस में लड़ना सीख लिया था और दोनों इस्लाम के नाम से हो रहा है। आपको पता है पीटीआई के लोगों ने या जो वहाँ लोगों ने जिन्होंने हमला किया आर्मी हेडक्वार्टर पर, वो नारे क्या लगा रहे थे? इंशाअल्लाह। वो क्या नारा है? तदबीर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो वो भारत के खिलाफ लगाते हैं वो अपनी आर्मी के खिलाफ लगा रहे थे, और वहाँ सब तोड़फोड़ कर डाली, कोर कमांडर लेवल के व्यक्ति को का घर तोड़ डाला और कई जगह हमले कर दिए। फिर वहाँ अभी जो दूरदर्शन होता है, हमारे यहाँ जैसे दूरदर्शन होता है, वैसे ही उनका पाकिस्तान रेडियो आग लगा दी, फूंक दिया, काम खत्म। आप सोचो कि रेडियो, दूरदर्शन या इन पर जब हमले होते हैं तो वो हमले सॉवरेंटी को चैलेंज करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब पाकिस्तान की आवाम अपनी ही सॉवरेंटी को चैलेंज कर रही है। पिछले साल रमज़ान में हमने देखा था तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस प्रकार से जला रही थी, रावलपिंडी किस प्रकार से उसने जलाया था पाकिस्तान। तहरीके इंसाफ, तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसने भी इमरान खान की सरकार हुआ करती थी, खूब सारी आगजनी करी थी, पूरे देश में जला दिया था। इमरान खान को झुककर आकर कहना पड़ा था हम फ्रांस से रिलेशन तोड़ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस ने एक कार्टून छापा था जो वहाँ की आवाम को अच्छा नहीं लगा था। आवाम पाकिस्तान सरकार के ऊपर अब ये प्रेशर बनाने में सफल हो गई थी कि आप फ्रांस से सारे संबंध तोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रांस गैर इस्लामिक है। तो इसका मतलब साफ है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस्लाम के फिलॉसफी में हो रहा है। इस्लाम का जो आपने परचम समझाया है, इस्लाम जो आपने समझाया, और उस इस्लाम के आधार पर हिंदुस्तान में आपने जो हिंदुस्तान फतेह करने का फार्मूला दिया है और वो हिंदुस्तान के अंदर गजबा हिंद करने का दिया है, ये सब कुछ
आपका बोया हुआ है तो काटेगा कौन? हाँ, मैं ज़रूर मोदी जी को इसका क्रेडिट दूंगा कि ये परिस्थितियाँ जो इकोनॉमी वहाँ की ख़राब की है, जो वहाँ के सिचुएशन ख़राब हुई है, जो 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 उनकी विश्व से अलग थलग उनको कर दिया गया है, उसमें मोदी जी का निश्चित रूप से योगदान है। और जब वो ये कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का ये काम है, तो इसमें तो आप कर्नाटक चुनाव में जो चल रहा है, कर्नाटक चुनाव में भी आप लाभ ही दे रहे थे। आपने मोदी जी को लाभ दे दिया कि उनकी पहुंच इतनी है कि वो वहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ मुस्लिम आरक्षण छोड़ दीजिए, वो पाकिस्तान में भी डिस्टर्बेंस करवा सकते हैं। ऐसा जब आप कहते हैं तो फिर आप निश्चित तौर से मोदी जी को सैल्यूट करने का मन करता है कि कोई ऐसा हिंदुस्तानी नेता भी हो सकता है जो पाकिस्तान की ऐसी तैसी यहाँ बैठ कर करवा सके और वो आपस में ही गृह युद्ध वहाँ हो जाए। ये पाकिस्तान का गृह युद्ध है। देखते हैं आगे क्या होता है और क्या क्या एलिगेशन वो लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।